प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और वीडियोज़ लगातार देख रहे होंगे। आज हम आपकी पुस्तक का क्षितिज का पाठ 13 जो पद्य भाग है सुमित्रा नंदन पंत, वो पढ़ने जा रहे हैं आज। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बता दूं, ये छायावाद के आधार स्तंभ, 4 जो मुख्य आधार स्तंभ हैं, पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी वर्मा, उनमें से एक है सुमित्रानंद पंत। और इन्होंने छायावादी परक रचनाएं की है। इनके बारे में पढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? सन 1900 में हुआ था, कौसानी में। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। जब महात्मा गांधी ने इनका आह्वान किया तो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे, जो जैसा कि पहले बताया मैंने, छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ जो 4 स्तंभ थे, उनमें से एक है ये सुमित्रानंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला हुआ है। यानी पहला इनका जो काव्य रचना पहली आई वो क्षितिज के नाम से आई, जो 1916 में आई, और 1977 में इनका देहावसान हो गया था। तो उस बीच में इनकी काव्य रचनाएं रही है। यानी छोटी सी उम्र, मात्र 16 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि से के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। विभिन्न चरणों में किस किस से प्रभावित हुए? छायावाद के बाद इन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं भी की है, तो और अरविंद दर्शन का इन पर बहुत प्रभाव था। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। ये इनकी काव्य कृतियाँ वापस से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदंबरा। चिदंबरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, जो इसका भारत का सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है हिंदी साहित्य जगत का, उसका वो मिला है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इन्हें, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। ये भी आपको इनके जीवन परिचय में लिखना है, क्या क्या पुरस्कार इनको मिले हैं, जीवन परिचय में इनको लिखना है। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा गया है। यानी उनकी भाषा इतनी अच्छी है, भावों की तो अभिव्यक्ति बहुत सटीक रूप में की है उन्होंने, और इन सटीक शब्दों के चयन के कारण ही उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। कैसा कवि कहा जाता है? शब्द शिल्पी, कि जैसे उन्होंने जो शब्द है ना वो बिल्कुल गढ़े हुए हों, एक शिल्पकार की जैसे उन्होंने शब्द चुने हैं। अब पाठ परिचय में देखिए, ग्रामश्री कविता में पंत ने, यहाँ पर इनका ग्रामश्री कविता ली गई है, जिसमें पंत ने गाँव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। गाँव की जो प्राकृतिक सुषमा है, जो देखने की दिखाई देती है छटा, उसका, और समृद्धि का, और जो समृद्धि है कि कितना समृद्ध है हमारा देश, हमारे गाँव, उसका मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदे पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। यानी ये सब गाँव का जो बहुत अच्छे परिदृश्य का इन्होंने चित्रण किया है, और उसी की अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। अब हम कविता पढ़ते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हरित रुधिर है, जहाँ झलक श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक।
यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत है जो गाँव की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, फैली खेतों में दूर तक मखमल की कोमल हरियाली, कि चारों तरफ हरे भरे खेत हो रहे हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जैसे ऐसे लग रहा है कि मखमल जैसी कोमल हरियाली चारों तरफ फैली हुई है, जिससे लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। अब उस हरियाली पर जो रवि की किरणें गिरती है, चारों तरफ मखमल की सी हरियाली हो रही है, और उस हरियाली पर जब रवि की किरणें गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे वो चांदी की उजाली, यानी श्वेत रंग की उजाली जाली सी लगती है, यानी चांदी के रंग की उजली जाली सी लगती है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तिनकों के हरे हरे तन पर, और जो चारों तरफ तिनके हरे हरे जो तिनके हैं छोटे छोटे, उनके वो चारों तरफ फैले हुए हैं, और ऐसा लग रहा है फिर हरित रुधिर है रहा झलक, ऐसा लग रहा है कि हरे रंग का रुधिर भी, हरे रंग का रक्त चारों तरफ फैला हुआ है, यानी छोटे मोटे तिनके भी जो है वो हरी प्रतिमा को लेकर वहाँ पर रखे हुए हैं, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे हरे रंग का रुधिर ही चारों ओर बह रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, और जो आसमान है, आसमान का जो नीला फलक है वो भी पूरा किस पे झुका हुआ है, श्यामल भू पर। जो हरियाली से युक्त श्यामल भू है उस पर चारों तरफ से वो जो वो है वो भी झुका हुआ है। नभ का जो चिर निर्मल नील फलक है, नीला फलक है, जो नीला नीला आसमान है, वो भी पूरी हरियाली से युक्त होकर उस पर झुका हुआ है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियाँ है शोभा वाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध भूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा यानी ये धरती, ये पृथ्वी पूरी रोमांचित सी लग रही है क्योंकि पूरी हरियतिमा से युक्त हो गई है। आई गेहूँ जो में बाली, अब जौ और गेहूँ की जो फसल है उनमें बालियाँ आने लग गई है, यानी उसमें छोटी छोटी बालियाँ आने लग गई, यानी अब गेहूँ आने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अरहर सनई की सोने की किंकणियाँ है शोभा वाली। अरहर और सन जो होता है वो पीले रंग का होता है, इसीलिए ऐसे लग रहा है कि उन्होंने भी अपने सोने की किंकणियाँ यानी करधनियाँ उन्होंने भी धारण कर ली है, यानी उनकी भी जो करधनियाँ हैं वो शोभा से युक्त हो गई है अरहर और सन की जो फसल है उस पर। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, और चारों तरफ सरसों का जो पौधा है वो पीले पीले फूलों से युक्त हो गया है, ठीक है ना। और उनमें क्या होने लग गई, सरसों की भीनी भीनी तेल से युक्त गंध आने लग गई है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, कि चारों तरफ क्योंकि वो फूलों से युक्त हो गया है पौधा, इसीलिए चारों तरफ तेल से युक्त गंध आने लग गई है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, और इस हरी भरी धरा से, इस हरी भरी धरती से झांक रही है, क्या कौन झांक रही है, जो अलसी, तीसी यानी अलसी की जो नीली नीले फूल आते हैं कि उसकी छोटी छोटी नीली कलियां आ रही है, कि चारों तरफ तो हरितिमा का माहौल हो रहा है, हरियाली का माहौल हो रहा है, और वो नीली नीली कलियां उसकी झांक रही है, यानी मुंह निकाल कर इस धरती से देख रही है। तो ये दो पद हुए हैं, दोनों पदों का आपको अर्थ करना है बच्चों। अगले पदों के लिए अगला वीडियो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।